नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया था हाईकोर्ट, जहां से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के बाद जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया था हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तहखाने में पूजा को लेकर जो जिला कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मुस्लिम पक्ष के लोग और अब फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था, जिसके बाद अब ये फैसला जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी मामले पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। व्यास जी वजूखाना में पूजा के फैसले के खिलाफ। पंकज तिवारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सुरक्षित रख लिया गया हाईकोर्ट में फैसला। मुस्लिम पक्ष का जो रिट पिटीशन को लेकर के पहुंचे थे हाईकोर्ट, उसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की तरफ से जो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई थी और उसको जिला द्वारा अनुमति दी गई थी और उसके बाद थोड़ा मामला तुम पकड़ा और जो मस्जिद कमेटी थी उसने कहा कि हम रिवीजन लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे और उसमें हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था। आज अभी जो सुनवाई हुई है उसमें हाईकोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ये फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 के समय जो है कि पूजा अर्चना होती थी, उसमें तमाम जो है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ प्रभु को भोग भी उसमें लगाया जाता था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सीधे तौर पे दबाव बनाने के बाद से जिला जज के द्वारा ये न्यायालय के द्वारा ये फैसला सुनाया गया और उसको लेकर के वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। पंकज, वैसे जहां तक देखा जाता है जिला कोर्ट के फैसले को बहुत कम ही हाईकोर्ट बदलता है, क्योंकि हर बार हमने सुना है कि जिला कोर्ट के फैसले को बदला बहुत कम गया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगती है कि मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा है कि पूजा का अधिकार जो है वो रोक दिया जाए, वो कहीं से भी उस पर चोट पहुंच सकती है, आगे चल करके फैसला उसके खिलाफ आ सकता है हाईकोर्ट से? देखिए, ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट दोनों पक्ष को सुना हुआ है। जो भी फैसला है कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, लेकिन जो जानकार है उनका कहना है कि ऐसे मामलों में चूंकि पूजा की अनुमति तो हाईकोर्ट नहीं रोकता है और चाहे किसी भी धर्म की पूजा या अर्चना हो, क्योंकि उसमें तो हिंदू पक्ष के द्वारा जो दलील की गई है कि 1993 तक उसमें पूजा अर्चना होती थी, भोग लगाया जाता था और उसके बाद इस प्रक्रिया को रोका गया है। यानी जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको जिला अदालत में बहाल किया था। तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा, लेकिन जो सुरक्षित रखा गया है फैसला ये अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है और उसको देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट की तरफ से जिला अदालत के जो फैसला है उसको बरकरार किया जाता है या कुछ उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ उसमें नया हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है। 3 दशक की लड़ाई है, 3 दशक का इंतजार और उसके बाद कहीं जाकर के ये फैसला निचली अदालत ने दिया था और पूजा का अधिकार मिला था, जिसको लेकर के पंकज लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। पंकज, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछूंगा इस वक्त, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं हाईकोर्ट, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, चूंकि हाईकोर्ट के इर्द गिर्द की सुरक्षा व्यवस्था चूंकि चाक चौबंद कर दी गई थी इस फैसले को लेकर के और जब से जिला न्यायालय द्वारा पूजा पाठ को लेकर के हिंदू पक्ष को वहां पे अनुमति मिली थी, तो ज्ञानवापी परिसर जो है उसको एक तरह से देखा जाए तो किले में तब्दील कर दिया गया था और किसी तरह की कोई वहां पे घटना ना हो, इसको लेकर के प्रशासन एकदम हमेशा से चुस्त और दुरुस्त मुस्तैद रहा है। आज भी जो स्थिति बनी हुई है, प्रशासन एकदम से चुस्त दुरुस्त है और पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो चौराहों पर भी तैनात की गई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि दोनों पक्षों का कहना है कि मामला न्यायालय में है, तो जाहिर सी बात है न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन एहतियात के तौर पे प्रशासन ने सारे एहतियाती तौर पर इंतजाम पूरे किए गए हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा है इस फैसले में। एसबीआई सभी दलों को मिले चंदे की जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है एसबीआई 5 मार्च तक
इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी दे कि कहां से कितना फंड आया है। इलेक्शन कमीशन 13 तक ये जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे, लोगों को जानकारी हो पैसा कहां से आया। ये बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है मतदाताओं को पूरा जानने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि फंड इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी किए जा रहे हैं वो किस पार्टी को कितने मिल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है, सूचना के अधिकार का हनन उचित नहीं। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार का हनन उचित नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड में यह भी प्रावधान था कि आपको बताना नहीं होता कि यह बॉन्ड किसने खरीदा है, किस दल ने, किस व्यक्ति ने, किस समुदाय ने खरीदा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सूचना के अधिकारों का हनन है। बड़े चंदे गोपनीय रखना असंवैधानिक है, यानी 1-1 करोड़ तक के, 10-10 करोड़ तक के भी चंदे इसमें शामिल थे। कंपनी एक्ट में बदलाव भी असंवैधानिक है, आईटी एक्ट में संशोधन भी असंवैधानिक है। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया, 5 संविधान पीठ का यह फैसला। Struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. प्रशांत भूषण को सुन रहे थे आप, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो इस केस में अहम रोल निभाते हुए भी नजर आ रहे थे, और साफ तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर के ये एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर के दे दिया है। अब ये साफ तौर पर बताना होगा हर पार्टी को कि किससे कितना बॉन्ड मिला है। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दिया है, सरकार का सुप्रीम फैसला है, और सुप्रीम झटका एक तौर से देखें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 2018 यानी बीते 5 साल के अंदर में ही इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं साफ तौर पर विरोध नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको अधिकार है ये जानने का। आरटीआई के हवाले चीजें कही गई थी कि आरटीआई के हवाले से आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन अब उसका अधिकार ये साफ तौर पर कहने को मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पंकज वानखेड़े मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े। पंकज, जो एक बात कही जा रही है कि सूचना का अधिकार इस फैसले से कहीं ना कहीं छिन रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उसका जिक्र किया है। इसको कैसे देख रहे हैं कि किसको कितना चंदा मिला है, ये जानना देश की जनता को जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड अपनी गुमनाम प्रकृति के कारण सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, और इस प्रकार की संविधान के अनुच्छेद 91 के ए के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का पर प्रहार है। कहने की बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा है कि जिस तरह से सूचना के अधिकार में ये चीजें नहीं आती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कहां से आ रहा है, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, जनता को मालूम चलनी चाहिए। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश, जो पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदा आता है उस पर रोक लगा दी है पूरी तरह से, और साथ में ये भी कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को, कि जितना अब तक बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला है उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी, और साथ ही साथ उसको सार्वजनिक भी करना पड़ेगा 31 मार्च के पहले तक। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अंकित की जो बॉन्ड अभी एसबीआई ने जारी किए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के पास है, उसको अब वापस रिटर्न करना पड़ेगा एसबीआई को, और एसबीआई तमाम जिन लोगों ने जो बॉन्ड लिया है उनको वापस करना होगा। तो कह रहे कि अब जो जानकारी निकल कर आएगी जो कि किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना चंदा मिला और किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, इसका कितना फायदा हुआ, तमाम जानकारियां। ठीक है पंकज, इसका ज्यादा फायदा जो मुझे लगता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ही रहा होगा। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को 1% वोट तो लोकसभा में मिलता नहीं है। तो ऐसे में जो ये कानून था 2018 में, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री लेकर आए थे, तो अब क्या इस पूरे नियम में भी बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? सरकार इस पर भी विचार करेगी, क्योंकि चंदा अगर गोपनीयता जो है वो खत्म हो जाएगी बड़े चंदे को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरीके से कहें तो वर्ग इससे खुश भी होता हुआ नजर आएगा इस फैसले से।
बिल्कुल बेशक, देखिए जिन लोगों ने चंदा दिया है शायद उनको समस्या हो सकती है, और जिन पॉलिटिकल पार्टी ने चंदा लिया है उनको समस्या हो सकती है, लेकिन हाँ, आम जनता को जरूर इससे खुशी मिलेगी और उनको जानने का जो सूचना का अधिकार है उसके तहत उनको पूरी जानकारी मिल पाएगी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा कहने के बॉन्ड के थ्रू मिला है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू, और कितना किन व्यक्तियों ने चंदा दिया है और उस व्यक्ति को कितना फायदा उस पॉलिटिकल पार्टी से मिला है, वो भी जानकारी कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। और बेशक देखिए अंकित, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू चंदा आ रहा है वो उसकी जानकारी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका लगी, लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आखिरकार आज जो सुरक्षित फैसला था उसका फैसला पढ़ा गया और उस फैसले में तमाम बातें निकल कर आई और कहा गया कि सूचना का अधिकार का हनन है, और कहने के साथ में ये भी कहा गया कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको उसके तहत भी तमाम लोगों को समस्या थी। उस तमाम चीजों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पूरी जानकारी जो है सार्वजनिक होगी और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में पूरी जानकारी अब तमाम लोगों को मिल सकती है। बिल्कुल पंकज, आप लगातार बने रहिए। पारदर्शिता को लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमेशा याद किया जाएगा। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक है। किसानों की 13 में से 10 मांगों पर सहमति बन भी गई है। बैठक में किसान संगठनों की मांग पर चर्चा होगी और पहले 2 राउंड की बैठक बेनतीजा रही थी। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं, 13 में से 10 मांगे मान ली है सरकार ने। आज एक और बैठक है और इस बैठक में फिर से शांति का रास्ता अख्तियार करने की तरफ आज बातचीत होगी और किसानों को मान मनव्वल करके किसी तरीके से वापस खेत खलिहान में और अपने घरों के लिए लौटने के लिए सरकार कोशिश करेगी। और इस बैठक में क्या कुछ रहेगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और कहीं तो निर्णायक बैठक के तौर पर इसको देखा जाएगा कि वो जो 3 मांगे हैं वो कौन सी बची हुई हैं जिस पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। अंकित, 3 महत्वपूर्ण जो मांग है वो अगर देखा जाए तो एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं, जिसको लेकर सरकार समय लेना चाहती है और सरकार कह रही है कि और प्रोसेस जो बातचीत हो रही है उसके तहत समय लगेगा लेकिन प्रयास किया जाएगा। लेकिन किसान चाहते हैं कि तुरंत उसको लेकर सरकार कानून बनाए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी जिसमें तमाम बातें कही गई थी उसको लीगल तौर पर अप्लाई किया जाए, जिससे कह रही तमाम जो किसान है उनको फायदा हो। क्योंकि स्वामीनाथन ने जो अपनी रिपोर्ट थी जिसमें तमाम जानकारियां लिखी थी, उसमें तमाम बातें लिखी थी, किस तरह से किसानों के फायदे पे काम किया जाए, सरकार को किस तरह से किसानों के साथ समन्वय बनाया जाए, तमाम चीजें। तीसरा सबसे लखीमपुर मामले को लेकर जिस तरह से जो किसान मारे गए थे उनको नौकरी और साथ में उनको मुआवजा जो ऐलान है वो किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे इसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है और माना भी जा रहा है कि आज बैठक में हो सकता है कि सरकार कुछ मांगों को लेकर और मान जाए और उसके बाद इस जो आंदोलन है, किसान आंदोलन खत्म भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कई संगठन ऐसे हैं, किसान संगठन है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और माना भी जा रहा है कि किसान हो सकता है कि देर शाम कुछ निर्णायक फैसले नहीं होना, तो ऐसे में किसान फिर और उग्र और सुरक्षा और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है अंकित कि इसके मामले को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। 2 तस्वीरें हम लगातार जिस पर आप भी बातचीत कर रहे हैं कि एक तरफ तो राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है किसानों की, दूसरी तरफ वही किसान हैं जो कह रहे हैं कि हम रेलवे ट्रैक रोक देंगे, हम टोल प्लाजा फ्री करा देंगे। पहले से ही इतनी कहीं ना कहीं असुविधा आम लोगों को हो रही है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप जिक्र करें कि कुछ किसान संगठन इसमें जो है वो बातें मानने को तैयार भी नहीं है। तो क्या ये मानकर चले कि जो 26 गुट से ज्यादा इसमें आए हैं किसानों के, उनमें भी आपस में विरोधाभास है? शाम 5 बजे तीसरी बैठक होनी है, तीसरी दौर की बैठक होनी है, उसमें बातचीत होगी। लेकिन कई संगठन जो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत का जो संगठन हो किसान मोर्चा, वो भी अलग से भारत बंद का आह्वान कर चुका है 17 फरवरी को। उसके अलावा कई संगठन है रेल रोको आंदोलन कर रहा है। उसके अलावा कई जो है वो दिल्ली चलो का नारा देके हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सिंधु बॉर्डर में इकट्ठा हो चुके हैं।
लेकिन अब ये है कि शाम को 5 बजे जब ये निर्णय होगा या नहीं होगा, या जो बातचीत से आगे निकल के आएगा, उसके बाद तमाम संगठन एक साथ तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन हाँ, जो पंजाब, बिल्कुल ये खबरें बिल्कुल निकल कर आ रही है अंकित, की अलग अलग राज्यों के किसान इसमें सहभागिता नहीं है। जिस तरह से इसके पहले जो किसान आंदोलन हुए थे किसी कानून के खिलाफ, उसमें तमाम राज्यों के जो किसान थे वो मौजूद थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही किसान इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं। और माना भी जा रहा है कि ज्यादा समस्या जो है वो पंजाब के किसानों को है, और लगातार इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। तो अब देखना होगा कि वो किसान बातें की जाए, बैठक भी हो रही है चंडीगढ़ में, और तमाम किसान बैठे हुए हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। इसके अलावा हाईकोर्ट का फैसला भी, सुनवाई भी हो रही है, तो हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है वो भी निर्णायक होगा। अगर वो हाईकोर्ट कहता है कि रास्ता खोल दीजिए, तो फिर तमाम जो आंदोलनकारी या किसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली बॉर्डर पे कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज। संवाद से ही समाधान निकलेगा, और शायद यही वजह है कि सरकार लगातार संवाद स्थापित करना चाहती है और किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी कर रही है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज किसान नेताओं और सरकार की बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे दौर की यह बैठक होगी। किसान नेताओं से बात करेंगे 3 केंद्रीय मंत्री, जिनमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तीनों मंत्री किसानों के साथ संवाद स्थापित करके इसका समाधान निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 13 मांगे रखी गई हैं, जो जानकारी है उनमें से 10 मांगे पूरी हो गई हैं। आज शाम 5 बजे जो बैठक होनी है उसमें केंद्र मंत्री किसानों के संगठनों के प्रमुखों के साथ आज ये बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि सरकार अपनी स्थिति वहां स्पष्ट करे और साफ तौर पर किसान भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें और इस आंदोलन को वापस ले लें। जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार हम कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार की बैठक आज होनी है। शाम 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, और किसान नेताओं से बात करने के लिए खुद 3 केंद्रीय मंत्री इस मौके पर रहेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, तीनों ही केंद्रीय मंत्री हैं, और लगातार वो किसानों के साथ संपर्क में भी हैं। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया गया है। पंजाब में आज 4 घंटे तक रेल रोकने के लिए किसानों ने ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन अग्रहा ने ऐलान किया है 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। यानी काफ़ी दिक्कतों का सामना रेल यात्रियों को आज करने वाले कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखते हुए मिलेगा। आज पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। 11 बजे से 2 बजे तक टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। किसान की तरफ से यह ऐलान हुआ है। पंजाब में 4 घंटे रेल सेवा यातायात प्रभावित रहेगा, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन अग्रहा ने यह ऐलान किया है, और इस ऐलान के जरिए एक तरफ हाईवे यानी टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाएगा, वहां पर भी दिक्कत, और दूसरी तरफ रेलवे यातायात इससे प्रभावित होगा, जिसके चलते पंजाब से बाकी शहरों में जाने वाली ट्रेनों का जो रूट है वो कईयों का डाइवर्ट किया गया और कईयों को रद्द भी किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि हमें गलत तरीके से रोकने की कोशिश की गई है, रोकने के लिए गलत तरीके का अपनाया गया है। पीएम किसानों से खुद बात करें, पंढेर ये बातें कह रहे हैं। पीएम बात करे तो समस्या का हल होगा। पंढेर ये अपनी बातें आगे रखते हुए कहते हैं, आज मीटिंग से हल निकलने की उम्मीद है। हम लोगों को एमएसपी पर कानून चाहिए, ये कह रहे हैं किसान नेता। साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हमें गलत तरीके से रोकने की कोशिश हुई है, और इसी कोशिश के जरिए वो अपनी बात आगे रख रहे हैं कि पीएम को किसानों से खुद बात करनी चाहिए। पंढेर कह रहे हैं, सरवन सिंह पंढेर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें रखी हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ये बड़ा बयान। मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। और भी पहले मानी हुई हमारी मांगे हैं। एक मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, जो बोलते थे हम स्टेक होल्डर से बात करके आएंगे, हाँ, उनमें किया क्या है,
कि जो भी स्टेट सरकार किसान को और किसी को भी सब्सिडी देना चाहती है उसका प्रावधान कर दिया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं, पर हमारी मांग यह रही है कि ये निजीकरण की नीति है, इसे लाना नहीं चाहिए। आवाज सुननी पड़ेगी अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर दौरा किया है। वहीं उन्होंने जनता दर्शन में लोगों की समस्या को सुना भी है। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगली खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार का औपचारिक रूप से यूपी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। यूपी ने उनके परिवार को राजनीतिक रूप से पोषित किया है। इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में और अब शायद वो जांच उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। परंतु इसमें हैरानी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों का बार बार अपमान भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी जी ने उनको भैया बोला था। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारतीयों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को विषय समझ में नहीं आते। उनके सहयोगी दल के लोग, डीएमके के लोग उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हर बार अपमानित करते हैं। तो हो सकता है ये अपमानजनक भाव और उनके मन में जो भावना है वो आज शायद उन्होंने प्रकट कर दी। अशोक चौहान के पाला बदलने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अशोक चौहान कल आए और 24 घंटे के अंदर उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दिया गया। अब मिलिंद देवड़ा और नकली शिवसेना के बीच क्या संबंध है? एकनाथ शिंदे की हार की वो अपने ही लोगों को उम्मीदवार नहीं बना सके। अशोक चौहान तो कल आए हैं, 24 घंटे में उनको राज्यसभा आपने दे दी है। वो तो पुराने कार्यकर्ता हो गए, तो उनका स्वागत करना चाहिए। मिलिंद देवरा को दी गई, ये है ना जो पुराने कार्यकर्ता पुराने अभी मिलिंद देवरा जी का और ये शिवसेना का क्या संबंध है? जो डुप्लीकेट शिवसेना है, लेकिन डुप्लीकेट माल डुप्लीकेट शिवसेना में चला गया। ये एकनाथ शिंदे जी का सबसे बड़ा हार है जिंदगी की, कि वो अपने लोगों को उम्मीदवार नहीं बना सका। और जो दिल्ली से नाम आया, जिनका कोई उनके गुट से संबंध नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी में कांग्रेस में चली गई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अफवाहों फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस विधायक आज बैठक के लिए नहीं आ रहे हैं, जो सच कतई नहीं है। कल से लोनावाला में हमारा 2 दिवसीय सत्र है और विधायक वहां से चले जाएंगे। कुछ विधायक आज नहीं आ रहे हैं निजी कारणों से, और क्या कुछ कहा है अब जरा आपको सुनवाते हैं नाना पटोले। हम सब की आमदारों से मेरी और हमारे सीएलपी नेता बाला साहब थोराट जी की बात हुई है, और जैसे अंबरडे के बारे में बात की है तो उनके घर में उनके बेटे की शादी है और उनने हमसे परमिशन लेके, माधवराव जी है नांदेड़ के, उनने भी हमसे परमिशन, वो कल शिविर में भी आएंगे। तो मूल इशू ऐसा है कि ये अफवाह का बाजार है। कांग्रेस के सभी विधायक यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो वातावरण बनाया जा रहा है उसके पीछे का रणनीति ऐसी है कि गवर्नमेंट खुद ट्रैप में फंस चुकी है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।